मेरा नाम संजना है। वो मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों का धोखा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुदरत की अजीब सी बनावट थी। कभी कभी हम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर हमारा शरीर काम करना बंद कर जाता है। मैंने भी अपनी आंखों से एक ऐसी ही हकीकत को देख लिया था। इसके बारे में सिर्फ मैंने सुना था, मगर जब अपनी आंखों के सामने उसे देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ी थी और वो बिल्कुल मेरी सोच से अलग थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। मुझे लगता था कि लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आई थी कि लोग उसका नाम लेकर मुझे क्यों चिढ़ाया करते थे। अब मुझे ये जानना था कि आखिर वो है कौन, कहाँ से आई है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका और मेरा क्या रिश्ता था। मैं ये सब जानने के लिए बेचैन हो रही थी, और जब मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया और मेरी आंखों के सामने जब उसकी सच्चाई खुलकर आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो मेरी ही अपनी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें ऐसे जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा। बहुत परेशान थी, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मेरा मन करता था कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि इस घर में मुझे सिवाय बेइज्जती के कुछ भी नहीं मिला था। मेरी माँ की किस्मत बहुत खराब थी। वो सारा दिन रोती रहती थी। इस घर में मेरी माँ के अलावा मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मगर मेरी माँ को भी इस घर में कोई नहीं समझता था। मेरे पिता एक गरीब इंसान थे। वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। उन्हें बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। न जाने वो मेरी माँ से किस बात पर झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था कि मेरे मम्मी पापा कमरे में बंद होकर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। अपने झगड़े में वो दोनों इतने बिजी हो जाते थे कि उन्होंने कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया था। कभी कभी मेरी मम्मी का ध्यान मुझ पर चला जाता था। वो मेरी फिक्र कर लिया करती थी, मगर मेरे पापा ऐसे थे जो मुझे ज्यादा से ज्यादा इग्नोर किया करते थे। मुझे अपने पापा की इस तरह की बेरुखी बहुत परेशान करती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं हाई एजुकेशन कंप्लीट करूं, मगर ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे। जब तक मुझे पापा सपोर्ट नहीं करते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी मम्मी तो जॉब नहीं करती थी और पापा को ये बात बिल्कुल भी गवारा न थी कि मम्मी उनकी सैलरी से पैसे निकालकर मेरी एजुकेशन पर लगाएं। मम्मी पापा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी मुश्किल से मम्मी मुझे पढ़ा लिखा रही थी। मम्मी पापा अपने झगड़े में इतने बिजी रहते थे कि अपनी बेटी की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इन दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। काफी समय से मैं इस बात को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरे मम्मी पापा किस बात पर झगड़ा करते हैं, मगर उनके झगड़ा करने की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। अक्सर वो लोग मेरे सामने खामोश हो जाया करते थे। पापा मुझसे बात तो करते थे, मगर सिर्फ मम्मी के कहने पर। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी, क्या मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूंगी? तो मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम जरूर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पापा ऊपर से तल्ख जरूर हैं, मगर अंदर से उनका दिल बहुत नरम है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि आज तक कभी पापा ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी। मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। उनकी बेटी किस बात पर खुश होती है, किस बात पर नाराज होती है, उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की थी, और ना ही वो मेरी मम्मी को ज्यादा मुंह लगाते थे। पता नहीं मेरे पापा ऐसे क्यों थे। मैंने यही जानने के लिए अपनी मम्मी से कई बार इस तरह का सवाल किया था, तो मेरी मम्मी यही कहती थी कि दरअसल तुम्हारे पापा अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हो गए, इसलिए बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। मैं अपनी मम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए कभी दोबारा मम्मी से या पापा से कोई शिकायत करने की कोशिश ही नहीं की। वैसे तो मेरे पापा एक मामूली सी कंपनी में नौकरी किया करते थे, मगर न जाने क्यों वो उस नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। कभी उनकी कहीं और नौकरी लग जाती थी तो कहीं और मम्मी के बताने पर मैं इस बात को समझ गई थी कि पापा की नौकरी की वजह से वो परेशान रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि पापा की नौकरी चली जाती है और इसी वजह से वो मेरी पढ़ाई पर भी पैसा नहीं लगाना चाहते। जैसे तैसे मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ जोड़ कर मुझे इंटर करवाया था, और फिर फाइनली मैं इतनी जवान हो चुकी थी कि अपना खर्च खुद उठाने लगी थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। मेरे पास इतने बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे थे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती थी। मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी और मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूँ जो अपने पिता का प्यार नहीं पा सकी है।
लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे अकेले रहना और हालात के साथ गुजारा करना आ गया था। मम्मी ने भी जॉब करना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, पापा उनसे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था कि जब से मम्मी जॉब करने लगी थी पापा कोई काम नहीं करते थे। पापा ने अपनी नौकरी तो जैसे छोड़ ही दी थी। हम दोनों माँ बेटी अपनी अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजार रहे थे। मैं खुश थी कि बड़े होने के बाद पापा ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने मम्मी से कहा था कि आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स की और कोई औलाद नहीं थी। मैंने एक बार अपनी मम्मी से इमोशनल होकर कहा था कि काश अगर मेरा कोई भाई होता तो वो आपका कितना सहारा बनता, आपको कभी जॉब भी नहीं करने देता। ये बात सुनकर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरा बेटा हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी बेटे की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरी मम्मी ने बताया था कि जिस समय मैंने जन्म लिया था उसके बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकी। यही वजह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही औलाद है जो कि मैं हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। पापा अभी भी मम्मी के साथ रूखा सूखा बिहेव रखते थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच झगड़ा होना खत्म हो गया था। मैंने जब मम्मी से कहा कि अब आपको जॉब नहीं करनी है, आपकी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपकी बेटी अब आपको आराम देना चाहती है, अब आप घर में ही रहें और आपकी बेटी नौकरी किया करेगी। मम्मी ने मुझे मना भी किया था, मगर मैं तो जिद पर अड़ गई थी कि आखिर इतनी एजुकेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ जब आप मुझे नौकरी ही नहीं करने दे रही हो। वैसे भी पापा जॉब नहीं करते, सारा सारा दिन घर में रहते हैं और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी आप जॉब करने जाती हो। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम पापा की जॉब की बात उनके सामने मत करना, वरना तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि मम्मी, क्या मैंने आज से पहले कभी पापा से कुछ कहा है? मम्मी कहने लगी कि हाँ, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, मगर तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आपने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए, मैं कभी पापा से कुछ नहीं कहती। मैंने सब्र कर लिया है कि मेरी माँ है जो मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार देती है। पापा मुझसे बात करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरा बचपन निकल चुका है। एक बच्चे को अपने बचपन में माँ और पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है। मेरा बचपन अब गुजर चुका, मैं जवान हो चुकी हूँ और मैंने हालात के साथ गुजारा करना सीख लिया है। मेरी मम्मी मुझे तसल्लियाँ दिया करती थी और कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा ठीक होते हैं या नहीं, मगर आपको कल से नौकरी पर नहीं जाना। मेरा कल इंटरव्यू है और अगर मुझे वहाँ से नौकरी के लिए कॉल आती है तो फिर मैं जल्द ही जॉब ज्वाइन कर लूँगी। मेरी मम्मी ने मुझे मना करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अगले ही दिन मैं जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था और वहाँ से जब मैं आई तो उसके 24 घंटों के बाद ही मुझे कॉल आ गई थी। मैं बहुत खुश हुई थी और मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि अब मैं नौकरी करूँगी और आप घर में रहकर आराम करोगी। मेरी मम्मी कहने लगी थी कि बेटा तुम आगे और पढ़ाई कर लेती तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैंने मम्मी से कहा कि आगे पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जो करती हूँ आप मुझे करने दो, मैं ये सब भी हम सब के फ़ायदे के लिए ही कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो, और अगले ही दिन से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी और फिर धीरे धीरे मुझे जॉब करते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। मैं इस जॉब की आदी हो गई थी। मुझे अपनी ही कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। मेरी सैलरी भी अच्छी थी। मेरी मम्मी खुश होती थी कि उनकी बेटी उनका सहारा बन गई है, लेकिन मैंने इस दौरान देखा था कि धीरे धीरे पापा मुझसे बात करने लगे थे, क्योंकि कभी कभी वो मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछने लगे थे कि वहाँ पर तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, काम ठीक चल रहा है या नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती। मम्मी भी ये सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत खुश होती थी। हम दोनों माँ बेटी समझने लगे थे कि पापा के अंदर बदलाव आने लगे हैं। पापा को धीरे धीरे मेरी फिक्र होने लगी है। उन्हें ये रियलाइज होने लगा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। पापा को अपने लिए फिक्रमंद होते हुए देखकर मैं खुश रहने लगी थी। मुझे लगने लगा था जैसे मेरे पापा मेरी तरफ से बेहतर होते जा रहे हैं और अब मुझे जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं बहुत काबिल थी, इसलिए मेरा प्रमोशन भी कर दिया गया था। एक दिन मेरे बॉस ने कहा था कि हमें दूसरे शहर जाना है, वहाँ पर लगभग हमें 1 महीना लग सकता है, क्योंकि हमें वहाँ जाकर अपने नए कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू करना है।
नए नए क्लाइंट से मिलना है। इसमें हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए मैंने अपने घर में इस बारे में बता दिया था कि हमें दूसरे शहर जाना है, वहाँ पर हमें 1 महीने का समय लग सकता है। मेरी मम्मी ने कहा भी था कि बेटा, इतना लंबे समय अगर लग रहा है तो तुम वहाँ पर मत जाओ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये मेरा काम है और हमें तो मीटिंग्स करने के लिए बॉस के साथ कहीं ना कहीं जाना ही होता है, जबकि मैं तो पहली बार जा रही हूँ। मेरे समझाने पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बॉस के साथ जाने के लिए परमिशन दे दी थी। बॉस के साथ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी टीम के काफ़ी सारे लोग गए थे और हम सब की जिम्मेदारी भी बॉस ने ही उठाई थी। हम लोगों को वहाँ पर रहने के लिए एक अलग से होटल भी दे दिया गया था। हमें वहाँ जाकर अलग अलग कंपनी के लोगों से बात करनी थी, इसलिए वहाँ जाने के 2 दिन बाद हमारी टीम को बता दिया गया था कि हमें किस किस के साथ मीटिंग्स करनी है। मुझे और मेरे साथ के एक और मैनेजर को इस नए शहर की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से मिलने के लिए भेज दिया गया था। जब हम लोग इस कंपनी में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ के मालिक अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। हमें वहाँ पर वेट करने के लिए बैठा दिया गया था। मैंने देखा था कि वहाँ के लोग मुझे बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। ऐसा क्यों था और लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे, ये बात मैं समझ नहीं पाई थी। मगर अगले ही पल मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ था, जब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आया और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। कहने लगा कि तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो, चलो जाकर अपना काम करो। उसकी इस तरह की बदतमीजी पर मैं बहुत चौंक गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मेरे साथ जो मैनेजर गए थे उन्होंने उस एम्प्लॉय से कहा कि तुम मैडम से किस तरह से बात कर रहे हो। वो एम्प्लॉय मैनेजर साहब की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप नहीं जानते सर इस लड़की को, ये अभी पिछले महीने ही यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। ये अपने काम पर ध्यान नहीं देती, बस इधर उधर घूमती रहती है। मैंने अनजान नज़रों से उस एम्प्लॉय की तरफ देखा था कि वो किस तरह की बातें कर रहा था। वो एम्प्लॉय कहने लगा कि तुम्हें समझ नहीं आई, चलो जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो और अपना काम संभालो। मेरे साथ वाले मैनेजर उससे इस बात पर बहस करने लगे कि वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश क्यों आ रहा है। इसी तरह वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और जितने भी लोग आए थे वो सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। इस कंपनी के मालिक की मीटिंग ख़त्म हो गई थी। उनके सेक्रेटरी ने उनको जाकर हमारे बारे में बता दिया था, तो उन्होंने हमें अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाया था और उनको ये भी खबर दे दी गई थी कि यहाँ पर हमारी कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ बहस हो गई है। उन्होंने हमारा अच्छी तरह से वेलकम किया और जब उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है तो उन्होंने उससे माफ़ी मंगवाने के लिए अपने केबिन में बुलाया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि यहाँ के लोग मुझे इतनी अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। उस एम्प्लॉय से कहा गया कि वो हमसे माफ़ी मांगे, मगर वो कहने लगा कि सर आप नहीं जानते इस लड़की को, ये अपने काम पर ध्यान नहीं देती। देखिए अभी भी आपके सामने किस तरह खड़ी हुई है। मैंने चौंक कर उसे देखा था कि वो क्या बकवास किए जा रहा था। अब की बार तो मैं बोल पड़ी थी और मैंने कहा, सर क्या आपकी कंपनी में इसी तरह लोगों की बेइज्जती की जाती है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, इस एम्प्लॉय को हम अभी नौकरी से निकाल देते हैं। हमें नहीं पता था कि ये काम पर ध्यान नहीं देता बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को इंसल्ट करता है। तभी उस कंपनी के बॉस ने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि इसका टर्मिनेशन लेटर बनाओ और इसको नौकरी से निकाल दो। वो बेचारा एम्प्लॉय ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और कहने लगा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये रिया मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये खुद काम पर ध्यान नहीं देती और मुझसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। मुझसे तो मैनेजर साहब ने कहा था कि मैं इस रिया पर नज़र रखूं। अब जब मैं सबसे इसकी शिकायत कर रहा हूं तो यहाँ कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ 2-3 लोग और आ गए और उन्होंने कहा कि सर ये सच कह रहा है, ये रिया सच में काम पर ध्यान नहीं देती है। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मैंने अपने मैनेजर से कहा, ये सब लोग क्या बकवास कर रहे हैं, कौन है ये रिया? मेरे साथ के मैनेजर कहने लगे, देखिए सर ये रिया नहीं है बल्कि ये तो हमारी कंपनी की हेड मैनेजर मिस संजना है और हम लोग हापुड़ से यहाँ आपके साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं। आपको तो पता है ना कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और हमारे बॉस ने टीम के सारे ही वर्कर्स को अलग अलग कंपनी में उनसे मीटिंग करने के लिए हमें भेजा है। मैंने भी उस कंपनी के मालिक मिस्टर शुक्ला से कहा था कि मैं इस कंपनी की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ बल्कि मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ, मगर वो एम्प्लॉय ना जाने क्या कुछ नहीं कह रहा मेरे बारे में। वो कहने लगा कि नहीं सर ये झूठ बोल रही है, ये रिया ही है। तभी एक लड़की वहाँ पर आई और कहने लगी कि आई एम सॉरी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बेवजह इस बारे में बहस कर रहे हैं। मैडम सच कह रही है कि वो रिया नहीं है, रिया तो अपना काम कर रही है।
अभी अभी हम लोगों को पता चला कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी शोर हो रहा है और रिया की जैसी एक लड़की यहाँ पर आई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी देख आती हूँ कि वो लड़की कौन है। दरअसल इन मैडम की शक्ल बिल्कुल रिया की तरह है। उस लड़की की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे सब यही कह रहे थे कि आपकी शक्ल बिल्कुल रिया की जैसी है। रिया कौन थी जिसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती थी? पहले तो मैंने अपने मैनेजर के साथ मिलकर मिस्टर शुक्ला के साथ मीटिंग की और उसके बाद जब हम लोग काम से फ्री हो गए तो मैनेजर मुझसे कहने लगे कि आज तो आपके साथ यहाँ एक नया ही हंगामा क्रिएट हो गया। मैंने कहा हाँ, मैं भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्या मैं थोड़ी देर उस लड़की से मिल सकती हूँ जिसके बारे में सब लोग मुझे यहाँ चिढ़ा रहे हैं कि मैं उस रिया नाम की लड़की के जैसी लगती हूँ। सर कहने लगे कि हाँ हाँ बिल्कुल। अभी भी वहाँ के लोग मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। मैंने वहाँ के लोगों से पूछताछ की तो मुझे बताया गया कि वो सेकंड डिपार्टमेंट में बैठी है, इसलिए हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर आ गए थे। और वहाँ आने के बाद जब मैंने उस लड़की को देखा जिसका नाम रिया बताया जा रहा था, उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जस्ट मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरे मैनेजर और वहाँ पर खड़े हुए सब लोग हम दोनों की शक्ल को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों की एक जैसी शक्ल थी। वो लड़की भी मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है, तुम कौन हो? तो वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने सुना है कि आज मेरी जगह तुम्हें मेरे सीनियर्स लोगों से डांट पड़ गई। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं और देखो कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कहते हुए वो हंस रही थी और मैं उसकी शक्ल बड़ी हैरानी से देख रही थी कि उसकी आंख, नाक, कान, हर चीज़ बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी। फिर हमारे बॉस की हमें कॉल आ गई थी। हमें दूसरी जगह मीटिंग के लिए जाना था। थोड़ी देर उस लड़की से बातचीत करने के बाद मैं अपने मैनेजर के साथ चली गई थी, मगर मैं बार बार यही सोच रही थी कि वो लड़की बिल्कुल हूबहू मेरी जैसी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मैनेजर भी बार बार यही कह रहे थे कि तुम्हें और उसे देखकर लगता ही नहीं था कि तुम दोनों के बीच कोई डिफरेंस है, जबकि वो लड़की अलग शहर से बिलोंग करती थी और मैं अलग शहर की रहने वाली थी। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आखिर ये लड़की मेरी तरह क्यों दिखती है। फिर मैंने सोचा कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। मुझे इस बात को ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ और मुझे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। मुझे इस शहर में पूरे 1 महीने रहना था। लगभग मेरे 4 दिन गुजर गए थे। मेरा सामना फिर से इस लड़की से हुआ था। इस बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो भी मेरे बारे में जानकारी निकालने लगी। कहने लगी कि कितना इत्तेफाक है ना कि हम दोनों की शक्लें एक जैसी ही हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ, इस इत्तेफाक की वजह से वहाँ के लोगों ने मेरी काफ़ी इंसल्ट की थी। वो हंसने लगी और कहने लगी कि क्या करूँ, मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ने से मना कर दिया, तो फिर मैंने दूसरा बहाना बना लिया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं लगभग 3-4 महीने जॉब करूँगी, उसके बाद शादी के लिए कोई बात करूँगी। मगर मेरे पेरेंट्स हैं कि कहते हैं कि जॉब छोड़ दो और शादी कर लो। अब तुम ही बताओ, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? मैंने उससे कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं शादी करने के बाद बस जिम्मेदारियों में नहीं बंधना चाहती हूँ। दरअसल मैं बहुत फ्री माहौल की लड़की हूँ। मुझे लोगों की रोक टोक करना, मुझ पर हुक्म चलाना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बचपन से लेकर अब तक किसी तरह की रोक टोक नहीं की, मगर अब वो मेरी शादी के लिए बहुत उतावले हुए जा रहे हैं। मैंने कहा कि तुम बड़ी मज़ेदार बातें करती हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहने लगी, क्या तुम अभी भी अपनी ड्यूटी पर हो? मैंने कहा कि नहीं, हफ्ते में 1 दिन हमें शहर घूमने के लिए दिया जा रहा है, तो ये इस हफ्ते का पहला दिन है। मैं यहाँ इधर उधर घूम रही थी तो मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, तो सोचा कि तुमसे बात कर लेती हूँ। तो वो कहने लगी कि बहुत अच्छा किया, चलो मैं तुम्हें अपना शहर दिखाती हूँ। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेकर बैठ गई और उसने मुझे काफ़ी ऐसी ऐसी जगह दिखाई थी जहाँ पर जाकर मुझे बहुत सुकून मिला था और खुशी हुई थी। न जाने कि उस लड़की के साथ मुझे बहुत ही अट्रैक्ट सा फील होता था। ऐसा लगता था जैसे उसका और मेरा कोई गहरा और पुराना रिश्ता है। उसके साथ जब मैं वक्त गुजार रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरी कोई अपनी ही है। न जाने क्यों मुझे उसके साथ ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर ले लिया था ताकि मैं उसके कांटेक्ट में रह सकूं, उससे बातें कर सकूं। वो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, जबकि मैं बहुत सिंपल और सादी सी थी।
वो जॉब शादी से बचने के लिए कर रही थी, जबकि मैं ये जॉब अपने घर की परेशानियों को देखते हुए कर रही थी। इसी तरह इस शहर में रहते हुए मेरी मुलाकात उससे कई बार हो चुकी थी। अब हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे। धीरे धीरे 15 दिन किधर को गुजर गए पता ही नहीं चला। यहाँ पर काम करने के साथ साथ रिया के साथ वक्त गुजारना भी बहुत अच्छा लग रहा था। रिया से बात करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरी बहन मिल गई हो। उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। वो बड़ी खुश होकर मुझसे बातें किया करती थी और अब हमारा 1 महीना भी पूरा होने वाला था। हमारे जाने में 2 दिन रह गए थे। जब रिया को मैंने ये बात बताई तो उसने कहा कि मैंने हम दोनों के साथ वाली फ़ोटो अपनी मम्मी पापा को दिखाई है। मैंने उनसे कहा था कि देखिए, एक लड़की है जो इस शहर में आई हुई है, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। मेरे पेरेंट्स को हैरानी तो बहुत हुई थी, मगर वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको बताया है कि तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम उस लड़की को आज ही हमसे मिलवा दो, कहीं वो वापस न चली जाए। रिया की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार हूँ। रात के टाइम पर जैसे ही मैं फ्री हुई तो रिया मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले गई थी। मैं जब उसके घर गई तो बड़ी हैरान हुई थी, क्योंकि उसके घर की दीवारों पर फोटोग्राफ्स लगी हुई थी जिसमें रिया अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई थी। उन फोटोज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इन फोटोज़ में रिया नहीं बल्कि मैं ही हूँ। रिया बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसके पेरेंट्स ने जब मुझे देखा तो वो लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। कभी वो एक नज़र मुझ पर डालते तो दूसरी नज़र रिया पर डालते थे। उसने कहा कि मम्मी पापा, आप लोग भी शॉक्ड हो गए ना, हम दोनों को एक साथ एक जैसा देखकर। दरअसल हम दोनों भी जब मिले थे तो पहली बार इसी तरह से शॉक्ड रह गए थे। रिया के पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने रिया की तरफ देखकर इशारा किया। रिया अपने मम्मी पापा को होश में लेकर आई और कहने लगी कि अब आप लोग भी हकीकत की दुनिया में उतर आइए। आप लोग संजना से मिलना चाहते थे ना, तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गई हूँ। उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि तुम्हारी दोस्त घर आई है तो उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो। रिया किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी, जबकि उसके पेरेंट्स मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा जी, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वो कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि तुम किस हॉस्पिटल में हुई थी? मैंने उनको बताया कि मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में हुआ था। दरअसल उस समय हम लोग वहीं पर रहते थे, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तो मेरी फैमिली दिल्ली शहर छोड़कर हापुड़ आ गई थी। मैंने कहा, क्यों, आप लोग ये बातें क्यों पूछ रहे हो? तो रिया के फादर कहने लगे कि नहीं बेटा, बस एक बात की तसल्ली करनी थी। अचानक रिया की माँ ने मेरा हाथ देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से मेरी वॉच हटाकर कलाई को देखने लगी। मेरी कलाई पर बचपन से ही एक निशान था जो कत्थई रंग का था। रिया की माँ ने अपने पति की तरफ देखा और वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। न जाने उन दोनों को क्या हुआ था, मैं ये बात समझ नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद रिया भी चाय लेकर आई तो उन्होंने रिया से कहा कि बेटा, तुम अपना हाथ दिखाओ। तो रिया ने भी अपना हाथ दिखाया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे हाथ पर जो निशान था वही निशान रिया के हाथ पर भी मौजूद था। रिया की माँ ने मुझे गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, तुम जुड़वा बहनें हो और तुम हमारी बेटियां हो। मैंने रिया की मम्मी से चौंक कर कहा, आप ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ और ना ही मैं आप लोगों को जानती हूँ, तो फिर मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? बल्कि मेरे पेरेंट्स तो हापुड़ में रहते हैं और वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। वो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारी पेरेंट्स हैं। दरअसल रिया और तुम जुड़वा बहनें हो। रिया की माँ कहने लगी कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया था और रात का समय था जब अस्पताल में एक तरह का हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि उनके बच्चे चोरी हो गए। मेरे पति को डर हुआ कि कहीं हमारी बेटियों को तो कुछ ना हो जाए। वो बच्चे वाले वार्ड में चले गए और वहां जाकर देखा तो हमारी जुड़वा बेटियों में से एक बेटी लापता थी। हमने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा, मगर हमारी बेटी हमें कहीं नहीं मिली। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी। वो बच्चा चोर कौन था ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस अस्पताल में हमारी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे चोरी हुए थे। अब देखो कुदरत ने कितने सालों के बाद तुम्हें हमसे मिलवा दिया है। जब रिया ने मुझे तुम दोनों का फोटो दिखाया था, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही हो मेरी वो बेटी जो कई सालों पहले अस्पताल से गायब हो गई थी। और तुम दोनों का जन्म 7 सितंबर 1998 में रायगढ़ के सिविल अस्पताल में हुआ था। और देखो, तुम दोनों के हाथ पर एक जैसा ही निशान है। ये इसी बात की गवाही देता है कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स आप लोग नहीं हैं। मैं इस बात पर कैसे यकीन कर सकती हूँ?
ये बात अलग है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, हम दोनों के हाथ पर जो निशान है वो भी एक जैसा है, मगर इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 7 लोगों में से हम दोनों सेम हों। मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा। रिया की माँ और पिता रो रो कर रिया को भी ये बात याद दिला रहे थे कि बेटा, ये तुम्हारी बहन है, इसे समझाओ कि ये कई सालों पहले गायब हो गई थी। मैंने उन लोगों से कहा, देखिए, ना तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1998 है और ना ही मेरा जन्म रायगढ़ के सिविल अस्पताल में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1998 है और मैं आप लोगों को नहीं जानती। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया था। मैं वहां से बाहर निकलने लगी, तभी रिया की मम्मी ने कहा, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे पूछना कि ये बात सच है कि तुम्हारा जन्म रायगढ़ के सिविल अस्पताल में नहीं हुआ था। तुम अपने माता पिता को अपनी और रिया की फोटो दिखाना और देखना कि तुम्हारे माता पिता ये देखने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। जो सच है तुम उसे झुठला रही हो, मगर तुम देखना कि तुम्हें सच जल्द ही पता चल जाएगा। हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। हमारी बेटी को हमसे छीन लिया गया था। मुझसे अब उन लोगों की बातें और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं रिया के घर से निकल आई थी। न जाने क्यों मुझे ये सारी बातें बहुत तकलीफ दे रही थी। अगर ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मैं मान भी लेती हूँ कि मैं रिया की माँ की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास कैसे पहुँची? जबकि रिया की मम्मी ने बताया कि उनकी बेटी को अस्पताल से किसी ने चोरी कर लिया था, तो क्या मुझे मेरे पेरेंट्स ने चोरी किया था? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मेरे दिमाग में बार बार यही बात थी कि उस शहर में रिया के साथ बिताए हुए पल बहुत अच्छे गुजरे थे और काम भी अच्छी तरह से हो गया था। हमारी पूरी टीम अपने शहर आ चुकी थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी और बहुत उदास थी। मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि मैं बहुत उदास हूँ तो पापा कहने लगे कि ट्रैवल करके आई है, थकी हुई है, उससे ज़्यादा बात मत करो, आराम करने दो। पापा का भी इतना बदलता हुआ बिहेवियर देखकर मुझे कुछ शक सा होने लगा था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खाना खा लिया था, आराम भी कर लिया था और मेरी थकान भी उतर गई थी, मगर ना जाने क्यों मैं अपने पेरेंट्स को रिया और अपनी फ़ोटो दिखाने के लिए बेचैन हो रही थी। मैंने पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाले और उनमें चेक किया कि रिया के पेरेंट्स ने मुझे जो बताया है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा बर्थ प्लेस भी वही था जिसके बारे में मैं जानती थी, जबकि रिया की मम्मी ने मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ भी अलग बताई थी और बर्थ प्लेस भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मोबाइल में रिया और अपनी फ़ोटो देखी तो मुझे वो सारी बातें याद आती थी जो रिया की मम्मी और पापा ने मुझे बताई थी। वो लोग बार बार मुझे अपनी बेटी कहकर पुकार रहे थे, कह रहे थे कि तुम रिया की जुड़वा बहन हो। अगर वो मेरे पेरेंट्स थे तो ये लोग कौन थे? मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस सिचुएशन से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मैं सच्चाई का पता तभी लगा सकती हूँ जब अपने पेरेंट्स को मुझे रिया और अपनी फ़ोटो दिखानी होगी। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और मैं मम्मी पापा के कमरे में चली गई थी। वहाँ गई तो देखा कि मम्मी पापा के पैर दबा रही थी। मुझे देखकर मम्मी पापा ढंग से बैठ गए थे। मैंने मम्मी पापा को बताया था कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मम्मी कहने लगी कि अच्छा, ऐसी भी क्या चीज़ लेकर आई हो हमारे लिए? मैंने कहा कि बहुत सालों पुरानी चीज़ है जिसकी हकीकत के बारे में मुझे अभी पता चला। पता है, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैंने अपनी ही शक्ल की जैसी एक लड़की को वहाँ पर देखा था। उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। देखिए, मैं उस लड़की की फ़ोटो अपने साथ क्लिक करके लेकर आई हूँ। मेरे पेरेंट्स ने जब मेरा फ़ोटो रिया के साथ देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए थे। रिया के पेरेंट्स के कहने के मुताबिक उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो लोग अपने हवास में नहीं थे। उनके ऐसे रिएक्शन देखकर मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैं मम्मी पापा की तरफ देख रही थी और पापा मम्मी की तरफ देख रहे थे। जल्दी से पापा ने मोबाइल पीछे किया और कहने लगे कि इस फोटो को अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की के साथ तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। मैं इसके घर भी गई थी। मेरे पापा कहने लगे कि क्या तुम्हें इसके घर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा कि इसके पेरेंट्स भी मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उनकी बेटी में और मुझ में क्या डिफरेंस है, मगर हम दोनों में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं था। जैसा निशान मेरे हाथ पर मौजूद है ऐसा ही निशान इस लड़की के हाथ पर भी मौजूद है। इसके पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी बेटी
कई सालों पहले रायगढ़ के सिविल हॉस्पिटल से उनकी बेटी चोरी हो गई थी। किसी ने उनकी जुड़वा बेटी में से एक को चोरी कर लिया था, मगर मैंने तो सोच लिया था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो ना जाने क्यों वो लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि हमें लगता है कि तुम ही हमारी बेटी हो। मैंने मम्मी और पापा से चौंक कर पूछा था, क्या मैं उनकी बेटी हूँ? मम्मी पापा घबरा गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम उनकी बेटी कैसे हो सकती हो, तुम तो हमारी बेटी हो। मैंने वहीं पर अपनी मम्मी का झूठ पकड़ लिया था और उनसे कहा, तो फिर आपको इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई झूठ बोल रहे हो। मम्मी कहने लगी, तुम ये हमसे किस तरह के सवाल कर रही हो, और आइंदा इस लड़की से मत मिलना। मैंने कहा, क्यों? मैं इस लड़की से क्यों नहीं मिलूं? मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था कि देखिए, अब आप लोग जैसी भी बात है मुझे सच सच बता दीजिए, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे सच जानने लगी हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि इससे पहले मैं सब कुछ सच समझ जाऊं, आप लोग मुझे अपने मुंह से सब कुछ सच बता दें। मम्मी पापा अभी भी मुकरना चाह रहे थे, मगर मैंने उनको बोल दिया था कि अब आप लोगों को झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग मुझे सच सच बता दीजिए कि आप लोग कौन हैं और आपने मेरी परवरिश क्यों की। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने झूठ बोला है। मेरा जन्म दिल्ली में नहीं बल्कि रायगढ़ में हुआ था। मेरी बात पर मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से निकलते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। पापा ने मम्मी को इशारा दिया कि तुम रोना बंद करो। पापा कहने लगे, चलो तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने पापा से कहा कि नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सारी सच्चाई जाननी है। आखिर क्या मैटर है? मैंने उनसे बहुत बहस की तो उन लोगों ने हार कर मुझे सब कुछ बता ही दिया था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और अपने सवालों का जवाब लिए बगैर उनके कमरे से नहीं जाऊंगी। आज इतने सालों के बाद उन लोगों ने मुझे एक ऐसा सच बताया था जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। पापा ने मेरे आगे पहले तो हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। कई सालों पहले मैंने एक गलती की थी। दरअसल मैं शुरू से ही कोई काम धंधा नहीं करता था। मैं एक आवारा इंसान था। मैं चोरियां किया करता था। तुम्हारी मम्मी के साथ जब मेरी शादी हुई तो मैं इससे बहुत प्यार करता था। इसकी मोहब्बत की खातिर मैंने चोरी चकारी करनी छोड़ दी थी। मैंने इससे लव मैरिज की थी। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हम दोनों किराए पर रहने लगे। हम दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मैं अभी भी लोगों के छोटे मोटे पर्स चोरियां करता था। अपना और तुम्हारी मम्मी का गुजारा कर लिया करता था। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मुझे अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी मिली। पता चला कि अस्पताल में बच्चे चोरी करने का धंधा चल रहा है। एक कपल आया है जिसे बच्चे चाहिए। उन्होंने भारी रकम देने का वादा किया था। फिर मुझे पता चला कि एक औरत ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। उन दोनों बच्चों को बच्चों के वार्ड में रखा गया है। मैं खामोशी से बच्चों के वार्ड में बच्चा चोरी करने के लिए चला गया था। उस दिन अस्पताल से और भी बच्चे चोरी होने वाले थे, क्योंकि इस अस्पताल में यही होता था। हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे चोरी हो जाया करते थे और पेरेंट्स से ये कह दिया जाता था कि आपका बच्चा नहीं बच सका। मैं भी बच्चा वार्ड में गया हुआ था, मगर ना जाने कैसे उस दिन पुलिस आ गई थी। घबराहट की वजह से मैंने न कुछ सोचा न समझा और तुम्हें उठा लिया था। तुम्हें उठाकर मैं उन लोगों के हवाले करने गया था। जब वहां पर पुलिस आ गई, पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया था। मैं उन लोगों को तुम्हें देने के बजाय उनसे पैसे वसूलना चाहता था, मगर वो लोग पैसे नहीं लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि पहले तुम हमें बच्ची दे दो, हम घर जाकर तुम्हें पैसे दे देंगे। मुझे लगा कि वो लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। पुलिस मेरा पीछा करने लगी। इसी समय पुलिस के कुछ लोगों ने मुझे उन लोगों को बच्चा थमाते हुए देख लिया। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनके हाथ से दोबारा से तुम्हें झपट लिया और अपनी गोद में लेकर वहां अस्पताल से भागता चला आया। मैं इतनी दूर तक भाग गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताया। मेरी पत्नी कहने लगी कि कब तक तुम चोरी करते रहोगे? आज तुम ये बच्चा चोरी कर कर लेकर आए हो, कल को किसी का खून करके भी आ सकते हो। ऐसे में तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी? ये बच्चा किसकी बच्ची है? वापस करके आओ। मैंने कहा, अगर मैं इस बच्ची को वापस लेकर गया तो मेरी जान पर बन आएगी। तुम्हारी माँ कहने लगी कि कितनी प्यारी बच्ची है। हमारी शादी को 1 साल हो गया, अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली। हम इस बच्ची की परवरिश कर लेते हैं। मैंने तुम्हारी माँ से बहुत मना किया कि मैं इस बच्ची को कल सुबह इस कपल को वापस कर दूंगा जो मुझे पैसे देने वाले थे, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी एक न सुनी। हम लोग डर के मारे उस शहर को छोड़कर यहाँ आ गए थे और हमने तुमसे झूठ बोल दिया था कि जब तुम 5 साल की थी तब हम लोग यहाँ पर आए थे। तुम 24 घंटे की थी तभी हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए थे
और फिर हमने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मैं चोर था, इसलिए मुझे नौकरी करने की ज़्यादा आदत नहीं थी। यही वजह है कि शुरू से लेकर अब तक मैं नौकरियां बदलता आया हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ाई झगड़ा करता रहता था कि इस बच्ची को तुमने अपना तो लिया है, मगर हम इसका और अपना गुजारा कैसे करेंगे। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार कहा कि अभी भी वक्त है, हम इसे कहीं ना कहीं बेच देते हैं, मगर वो नहीं मानी। उसने कहा कि उसे तुमसे दिली लगाव हो गया है, वो तुम्हें बेचने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कहीं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें बेचकर ढेर सारे पैसे आ सकते हैं, मगर तुम्हारी माँ मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तुमसे बात करना भी पसंद नहीं था, ना तुम्हें देखना पसंद था। मैं यही सोचता था कि तुम्हें अगर बेच दिया जाए तो हमें काफ़ी मुनाफा होगा, मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया था, मगर ये तुम पर अपनी ममता न्योछावर कर चुकी थी। इसने तुम्हें पाला था, पोसा था, इसलिए तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे तुम जवान होती गई, तुमने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीख लिया, तो मैं समझ गया था कि अब तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। तुम अपने साथ साथ मेरा और अपनी माँ का भी गुजारा कर सकती हो। जब तुम्हारी नौकरी लग गई तो मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि तुम अपने आप के लिए कामयाब साबित हुई हो। तुम्हें बेचकर मैं पैसे ना कमा सका तो क्या हुआ, तुम सारी जिंदगी हम दोनों के लिए नोट छापने वाली मशीन बन गई हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना बिहेवियर ठीक करने लगा, तुम्हें अपनी बेटी मानने लगा। मगर जब आज तुमने इतने सालों बाद यह हकीकत मुझ पर खोली तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया। और अब मुझे याद आया कि मैंने उस माता पिता की गोद उजाड़ दी थी, उनकी एक बेटी को उनसे छीन लिया था। तभी तो हमारी अपनी औलाद नहीं है। जिस दिन से तुम अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने सोच लिया कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं की, तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया, मगर फिर भी तुमने मेरा और इस घर के लिए कितना सोचा। तुम हम लोगों के लिए नौकरी करने पर उतर आई। तुम हमारी ना होते हुए भी हमारा कितना ख्याल रखती हो। शायद हमारी अपनी औलाद भी ऐसा ना करती। मुझ जैसे चोर बाप की बेटी शायद चोर ही होती, मगर तुम तो शायद किसी ईमानदार बाप की बेटी हो, किसी मेहनती बाप की बेटी हो। तुम्हारी रगों में उस इंसान का खून दौड़ रहा है, तभी तो तुम इतनी मेहनत करती हो और हम लोगों के लिए भला ही सोचती हो। मेरे पेरेंट्स मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुमसे सारी जिंदगी ये सच छुपा कर रखा, तुम उन लोगों की बेटी हो। ये कहकर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं लोगों के साथ रहती रही जो चोर थे, जिन्होंने कई सालों पहले मेरी सगी माँ की बेटी को उनसे अलग कर दिया, जबकि मेरी सगी माँ अपने दिल में इस बात का दर्द आज तक दबाकर बैठी हुई है कि उसकी एक बेटी चोरी हो गई थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं बहुत रोई थी। मैंने रिया को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। उसके पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन चोरों के साथ अब नहीं रह सकती। मुझे अपने असल पेरेंट्स के पास जाना ही होगा, जबकि वो लोग मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। मैं ये बात अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को बताना चाहती थी। मैं जब उनके पास आई तो मैंने देखा कि उन लोगों की तो रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि अब हकीकत जानने के बाद मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। मगर जब मैंने देखा कि मेरी माँ का और मेरे पापा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, इन लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई। मेरी माँ ने शुरू से ही मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पापा भी अब बदल गए हैं। पापा मम्मी से कह रहे थे, न जाने क्यों मेरे दिल में भी संजना के लिए मोहब्बत आ गई। मैं नहीं चाहता कि वो घर को छोड़कर जाए। सारी जिंदगी मैंने उसे अपनी आंखों के सामने इस घर में देखा है। मैं चाहता हूँ कि वो हम लोगों के साथ रहे। मैंने भी सोच तो लिया था कि मैं अपने असल पेरेंट्स के पास चली जाऊंगी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल इन लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जन्म देने वाले से ज़्यादा पालने वाला ज़्यादा अहम होता है। परवरिश करने वाला अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दांव पर लगा देता है, और जन्म देने वाला तो जन्म के बाद कभी कभी अपनी औलाद को भूल भी जाता है। इस दुनिया में मैंने काफ़ी ऐसे केस देखे हैं जो अपने बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर शायद वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, और जो अडॉप्ट करते हैं वो उसको अपनी औलाद मानकर सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कोई भी फाइनल डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उधर रिया और उसके पेरेंट्स बार बार मुझे अपने यहाँ बुला रहे थे। फिर मैंने फाइनल डिसीजन ले ही लिया था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने इन्हीं पेरेंट्स के साथ रहना है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरा इनसे बचपन का नाता है। मैंने आँख खोलते ही इन्हें अपने पेरेंट्स देखा तो फिर यही मेरे पेरेंट्स हैं।
मैंने इन लोगों को बता दिया था कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो गए थे। मेरे पापा ने भी बचपन से लेकर अब तक की मुझसे माफ़िया मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर देना और मैंने तुम्हें चोरी किया उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। मैं तो तुम्हें बेचना चाहता था मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरी ही बेटी बना दिया। शायद यही वजह थी, भगवान चाहता था कि हम तुम्हारी परवरिश करें। शायद यही वजह थी कि मैं तुम्हें कई बार चाहने के बावजूद भी किसी दूसरे को ना बेच सका। अब मैं तुम्हें नौकरी करने नहीं दूंगा, मैं खुद मेहनत किया करूँगा, तुम्हारी परवरिश करूँगा, तुम्हारी अपनी कमाई से शादी करवाऊँगा। अपने पापा के दिल में अपने लिए ढेर सारी मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, जबकि मैंने रिया और उसके पेरेंट्स से मना कर दिया था कि मैं आप लोगों के पास नहीं आना चाहती, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब थी जिसे दो पेरेंट्स का प्यार मिला था, क्योंकि वो लोग भी मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करते थे और मैं भी उनसे मिलने के लिए चली जाती थी। मेरे पापा ने मुझे चोरी करने के बाद मेरे गलत डॉक्यूमेंट तैयार करवाए थे। जब रायगढ़ में मेरा और रिया का जन्म हुआ था उसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर यहाँ आ गए थे और रिया के फादर की पोस्टिंग जयपुर में हो गई थी। मैंने अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि भले ही मुझे उन्होंने चोरी किया था लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरे फादर मुझसे बात नहीं करते थे मगर माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी परवरिश की और अपनी बेटी के लिए जितना हो सका उन्होंने किया था। कभी कभी कुदरत हमें ऐसे ऐसे रंग दिखाती है जो हमने कभी नहीं देखे होते, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं बहुत खुश थी, मुझे दो पेरेंट्स मिल गए थे, बहन का भी प्यार मिल गया था। हम सब लोग अब एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए लड़का तलाश कर लिया। जबकि मेरी शादी हुई तो मेरे अडॉप्टेड फादर और मेरे बायोलॉजिकल फादर दोनों ने ही बराबर से हिस्सा लिया। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी और रिया के पेरेंट्स ने उसकी शादी अभी नहीं की क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।